हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नेटवर्क्स एनालिसिस एंड सिंथेसिस के वन शॉट सीरीज। और सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1, जो कि आपकी ग्राफ थ्योरी। ठीक है, बहुत मुश्किल तो नहीं, आसान यूनिट है। और यहाँ से आप आराम से अपना 14 मार्क्स का सिक्योर कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये यूनिट मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि कई बार क्या बच्चे कंपैरिजन करते हैं, बुक से देखते हैं। बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो हर बुक में डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मेरा मेथड की बात करते हैं, अगर हम अपने मेथड की बात करें तो हमारा मेथड आपको किसी बुक से मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। तो मेरा आपको सलाह है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को लीजिए, क्वेश्चन पे मेथड अप्लाई करिए, उसको सॉल्व करिए। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आता है, तब आप उसको चेक करिए कि प्रॉब्लम का है। मेथड सॉल्व करने का जो है वो बुक में डिफरेंट आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो हमारा मेथड है वो बहुत आसान तरीके हमने समझाया आपको। यहाँ बुक से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा। तो आप बुक से केवल क्वेश्चन को रेफर करिए, बाकी जो मैंने आपको बताया है, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ों को फॉलो करिए। आप बड़े आराम से इस यूनिट को बहुत इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हमारे पास है क्या क्या। देखो, इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, अगर हम इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, बेसिक टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशंस, ग्राफ, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज, यहां से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे। ठीक है, जनरली 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है अगर आपको 2-3 चीजें मिला मिला के पूछ ले। फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन आता है केवीएल पे बेस्ड, जिसमें आपको टाइसेट मैट्रिक्स निकालना होता है, ब्रांच इंपेडेंस और इक्वेशन ऑफ केवीएल। फिर उसके बाद आता है कट सेट मैट्रिक्स, ग्राफ थ्योरी ऑफ कट सेट मैट्रिक्स, ब्रांच एडमिटेंस, केसीएल इक्वेशन। ये 4 चीजें आ गई। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है, 7 मार्क्स का भी बनता है, 2 मार्क्स का भी बनता है, दोनों तरीके का आ सकता है। और इन दोनों से मिला के आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के क्या तरीके, किसी नेटवर्क से ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अगर कोई भी ब्रांच है आपकी, चाहे उसमें एक रजिस्टर लगा हुआ हो, चाहे उसमें इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, सीरीज में हो, कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो, सिंगल वोल्टेज सोर्स हो, इन सबको हम क्या करते हैं, एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसको नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, खाली वोल्टेज सोर्स है। ध्यान क्या रखना है स्पेशली, कि अगर कोई करंट सोर्स आता है तो उसके लिए आप कोई ब्रांच नहीं बनाते हो। क्या ध्यान रखना है, अगर करंट सोर्स आती है किसी ब्रांच में तो उसके लिए ब्रांच हम नहीं बनाते हैं, उसको ओपन सर्किट छोड़ देते हैं। चाहे उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाओ तब भी हम उसकी ब्रांच को नहीं बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे अक्सर गलती करते हैं, इसके लिए भी ब्रांच बना देते हैं। ठीक है, तो यहां आपको क्या करना है, अगर करंट सोर्स है तो उसको नहीं बनाना है। ठीक है, आपके पैरेलल में 2 ब्रांचेस हैं तो आप दोनों के लिए, इसके लिए एक ऐसे ब्रांच बना दोगे, इसके लिए ऐसे ब्रांच बना दोगे, बन गया ग्राफ। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे पॉइंट ढूंढने जिनके बीच में ब्रांचेस कनेक्ट है। अब यहाँ पे भी देखिए किताब में क्या होगा, अगर 2 एलिमेंट कनेक्टेड है, जैसे ये 2 एलिमेंट कनेक्टेड है, तो कई बुक में ऐसा है कि यहीं पे आपको एक जंक्शन बना के दे दिया, कह दिया कि एक ब्रांच इसके लिए बना दो और एक ब्रांच इसके लिए बना दो। इस तरह से आपको 2 ब्रांच बना दी, लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं है। बहुत सिंपल रखिए, आपको ढूंढने हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब ये होता है कि सर्किट में वो पॉइंट्स जहां से आपकी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। ठीक है, अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होता है, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस आके मिलती हैं। आपको इसमें ढूंढना है 3 ब्रांचेस कहां कहां मिल रही हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 ब्रांचेस यहां पर मिल रही हैं, 1 2 3, यहां पर मिल रही है 1 2 3, यहां मिल रही है 1 2 3, यहां पर मिल रही है 1 2 3, और इसके अलावा कहीं पे भी आपकी 3 से ज्यादा ब्रांचेस नहीं मिल रही। आपको केवल ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जहां से करंट डिवाइड हो सकती है, जहां पे 3 ब्रांच कम से कम मिल रही है। ये 3 आपके 4 नोड बन गए। इन चारों नोड को आप मार्क कर लीजिए, 1 2 3
एंड 4, 4 नोड बना दिए। अब हर जंक्शन के बीच में कोई ना कोई एलिमेंट कुछ ना कुछ कनेक्ट रहा होगा, उसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे ये सारी चीजों को हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया, ए और बी और सी, ए बी सी और डी। ए से बी के बीच में क्या है, एक रजिस्टर, तो हमने इसको लाइन बनाया। बी से सी के बीच में क्या है, कैपेसिटर, इसको भी लाइन बनाया। बी से डी के बीच में इंडक्टर, इसको भी लाइन बनाया। ए से डी के बीच में रजिस्टर है और वोल्टेज सोर्स है, तो इसको लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन है। ए से सी के बीच में एक ये आरएलसी का कॉम्बिनेशन है, इसको भी हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया। सी और डी के बीच में आप देखिए करंट सोर्स है, और मैंने क्या बताया, करंट सोर्स वाली ब्रांच को हम नहीं बनाते, तो सी और डी के बीच में कोई भी ब्रांच हम नहीं बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई। सी और डी के बीच में आप कोई भी ब्रांच नहीं बनाएंगे, सी और डी आपकी ऐसा ही रहेगा। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बन के आ जाता है। ठीक है, ये तरीका है आपका ग्राफ को बनाने का। इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर करंट सोर्स है तो ब्रांच को नहीं बनाना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले आती है ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या हैं? ब्रांचेस अभी मैंने आपको बताया, जो सर्किट की एलिमेंट्स उसको हम ब्रांच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रांच क्या है, एक लाइन सेगमेंट ही तो है। ब्रांच इज अ लाइन सेगमेंट विच रिप्रेजेंट ए नेटवर्क एलिमेंट, और जो दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, इन दो जंक्शन को ऐड कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, ब्रांच बोल दिया। ठीक है, दूसरी बात आती है नोड, जिसको कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं वर्टेक्स के नाम से। आपको यहाँ पे नोड ही पढ़ना है। नोड क्या है, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांच मिलती हैं। और जंक्शन क्या है, जहां पर आपके तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं। या फिर आप कह सकते हो किसी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जहां पर एंड हो रही है, वो कहां पर एंड होती है, एक नोड पे। कहां पर एंड हो रही है, इधर की तरफ, एक नोड पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोड। आपकी जो लाइन सेगमेंट है बिटवीन टू जंक्शंस के होती है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ क्या होता है, ए सेट ऑफ नोड कनेक्टेड बाय ब्रांच। आपने इतने सारे नोड बनाए, 1 2 3 4, इनको आपने ब्रांचेस के थ्रू कनेक्ट किया, तो ये क्या बना, ये एक ग्राफ बना। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ, एक सेकेंड, चलिए, ग्राफ बनाया। अब ये जो ग्राफ बनाने के बाद दूसरी टर्म आती है ट्री। इसको समझिए, ट्री में क्या होता है, ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दो कंडीशन आपको याद रखनी है। एक तो आप सबसे पहले जो ट्री बनाओगे, इस ग्राफ में सारे नोड बना लो। जैसे 4 नोड है ना, तो 4 नोड आप इसमें बना लीजिए। ये 4 नोड बना दीजिए। पहली कंडीशन क्या है कि ट्री में जो ग्राफ के अंदर नोड्स हैं, वो सारे नोड आपको ट्री में दिखाने हैं। बात समझ में आई? ठीक है, जब आपने ऐसा दिखाया, उसके बाद ये आपके नोड बने। नोड बनने के बाद आपको क्या करना है, इनमें से कुछ ब्रांचेस को यूज करना है, इसी ग्राफ में से कुछ ब्रांचेस को यूज करना है, और ये इस तरह से यूज करना है कि सारे नोड कनेक्ट हो जाएं और कोई क्लोज लूप ना बन पाए। क्या हो जाए, इन्हीं में से ब्रांच उठानी है, कोई भी ब्रांच उठा सकते हैं, कितनी भी उठा सकते हैं, लेकिन इस तरह से उठाना है कि एक तो क्लोज लूप ना बने, पहली चीज। दूसरा, सारे नोड कनेक्ट हो जाए, कोई नोड खाली ना रह जाए। अब देखो कैसे बना सकते हैं। जैसे इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने एक ब्रांच ये उठा ली, ठीक है, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब देखो सारे नोड कनेक्ट भी हैं, हर नोड पे कोई ना कोई ब्रांच है, और कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है। तो ये जो बनाई मैंने, जिन ब्रांचेस का मैंने यूज किया, इन ब्रांचेस को हमने क्या नाम दे दिया, ट्विक्स। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ट्विक्स। अब कुछ को यूज किया तो कुछ बच भी गए ना, जो बच गए उनको डॉट डॉट करके हम अगर बनाए, तो ये डॉट डॉट वाले जो हैं, इनको हम बोलते हैं लिंक्स या कॉर्ड्स। लिंक्स या कॉर्ड्स, कुछ भी नाम इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ट्विक्स समझ में आया। ट्री की जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज नोन एज ट्विक्स। ये जो बना डार्क लाइन वाला, ये जो हमने बनाया, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है ट्री। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्री। ठीक है, और इस ट्री की जो ब्रांचेस है, सपोज इसको मैं नंबर दे दूं 1 2 3 4 5, तो 2
3 और 5 ये क्या है? ट्विक्स। नहीं, 2 3 और 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 3 और 6 क्या है मेरे पास? ट्विक्स। जबकि 1 4 और 5 ये क्या है हमारे पास? लिंक्स। ठीक है, और इनसे मिलके जो बना उसको हमने बोल दिया ट्री। इनसे मिलके जो बना उसको हमने क्या बोला? ट्री। और इनसे मिलके जो बना उसको हमने क्या नाम दे दिया? को ट्री। बेटा ये डेफिनिशन देखो, 4 नंबर आपके बड़े आराम से सिक्योर हो जाएंगे। ये जो पढ़ा रहा हूं ना, इसी में से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। आराम से 4 नंबर तो सिक्योर करके बैठ जाओ सबसे पहले। 21 नंबर चाहिए, 4 नंबर यहां से लेके बैठ जाओ। 2 से 4 नंबर आराम से आपको यहां से मिल जाएंगे। ये डेफिनेशन ही पूछी जाती है। तो ट्री की समझ में आया, कोट्री समझ में आया, इससे जो बना वो हमने कोट्री बना दिया। अब हर बच्चा अलग सोच सकता है। हमने तो कंडीशन ये रखी थी कि सारे नोड कनेक्ट होने चाहिए, क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। तो मैंने अभी ऐसे कनेक्ट किया। हो सकता है कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे क्यों करा, हम तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो यस, ये भी एक ट्री होगा। सारे नोड कनेक्टेड है, कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है। कोई कहेगा सर मैं तो ऐसे कनेक्ट करना चाहता हूं, तो यस ये भी सही है। सारे नोड कनेक्ट हो रहे हैं, कोई भी आपका क्लोज लूप नहीं बन रहा है। कोई कहेगा कि सर हम तो ऐसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कोई कहेगा कि सर हम तो ऐसे करना चाहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज आप इसको करेक्ट कर सकते हो। ये सब ट्रीज है। यानी कि इससे एक बात क्लियर होती है कि एक ग्राफ का एक ट्री नहीं होता है, आप उसके नंबर ऑफ ट्रीज बना सकते हो और उसी के कोरस्पॉन्डिंग को ट्री भी चेंज हो जाएगा। ट्री के साथ ही को ट्री बनेगा, अलग से। ये नहीं कि आपने एक बार को ट्री बना दिया ये वाला और फिर हर जगह यही चलेगा, नहीं। आपका हर ट्री के लिए एक कोट्री अलग होगा। जितने ट्रीज बनेंगे उतने ही कोट्रीज भी बन जाएंगे। तो ट्री की डेफिनेशन क्या हुई? ट्री इज ए सेट ऑफ ब्रांच दैट कनेक्ट ऑल द नोड ऑफ द ग्राफ विदाउट फॉर्मिंग एनी अदर लूप। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको। ट्विक्स क्या हो गई? ब्रांचेस ऑफ ट्री। कोट्री क्या हो गया? जो सेट ऑफ लिंक्स, या तो आप कह लीजिए, या फिर सेट ऑफ ब्रांचेस दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द ट्री, उसको हम क्या बोलेंगे? कोट्री। लिंक्स क्या होंगे? ब्रांचेस ऑफ कोट्री आर नोन एज लिंक्स। ये सारी चारों पांचों डेफिनेशन मैंने एक ही ग्राफ में आपको समझाई। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहले ओरिएंटेड ग्राफ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसका नामकरण अगर नहीं किया तो उस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब हमने कोई नेटवर्क लिया, उसका एक ग्राफ बनाया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे ही नहीं, तो अगर हम क्या कर दें, एक छोटा सा काम कर दें ग्राफ में, उसको प्रॉपरली लेबलिंग कर दें। मतलब जितने नोड है उसको नाम दे दें कि सर ये जंक्शन ए बी सी डी, सारे पॉइंट्स को आपने नाम दे दिया। हर ब्रांच को आपने डायरेक्शन दे दी कि कहीं भी रैंडम डायरेक्शन दे सकते हैं। ऐसा नहीं आप कहोगे सर डायरेक्शन क्या दे, जो मन करे वो डायरेक्शन दे दो, कोई इसके लिए आपको गलत नहीं कहेगा। आपका जो मन करता है वो डायरेक्शन आप इसमें दे सकते हो। तो आपने डायरेक्शन दे दी रैंडम, कोई भी डायरेक्शन दे दी। ठीक है, आपने डायरेक्शन दे दी। ठीक, आपने डायरेक्शन देने के बाद इन ब्रांच को नंबर भी दे दिया कि ब्रांच नंबर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपने 6 ब्रांचेस यहाँ पे दिखा दी। तो अगर हम ग्राफ की प्रॉपर लेबलिंग कर देते हैं, नोड को नाम देते हैं, ब्रांच को नाम देते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, तब आप कहते हो कि ये एक ओरिएंटेड ग्राफ है। अदरवाइज वो ग्राफ क्या कहलाएगा? एक अनओरिएंटेड ग्राफ कहलाएगा। ओरिएंटेड के साथ में एक वर्ड और एसोसिएट हो जाता है, अनओरिएंटेड या अनडायरेक्टेड। ओरिएंटेड और डायरेक्टेड। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ भी पूछ लेता है, एक ही बात है। नॉन ओरिएंटेड आपसे पूछ लेता है, वो एक ही बात है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है ये चीज कि अगर आप सारे नोड को उनका नाम दे दें, ब्रांच को उनका नाम दे दें, डायरेक्शन असाइन कर दें, तब जो आपका ग्राफ बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे? एक ओरिएंटेड ग्राफ। अदरवाइज वो क्या होगा? अनओरिएंटेड ग्राफ। फिर आता है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब यह है कि अगर आपके हर नोड पेयर, हर नोड मतलब आपके पास 4 नोड है, 1 2 3 4, ये चारों नोड आपस में कनेक्टेड जरूर हो, किसी एक ही ब्रांच से कनेक्टेड हो जाए, कम से कम एक ब्रांच इनको अगर जोड़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ठीक है,
तो ये ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड है, क्योंकि हर नोड के बीच में एक ना एक ब्रांच तो है ही, किसी ना किसी ब्रांच पे नोड जुड़ा हुआ है, तो ये सब क्या है, हमारे कनेक्टेड ग्राफ। फिर बात आती है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ होता है बेटा, अगर दो नोड को केवल एक ही ब्रांच ऐड करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किन्हीं दो नोड पे दो ब्रांच आ रही है या एक से ज्यादा ब्रांच आ रही है, कनेक्टेड तो होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मेरे पास 1 2 3 4 ये है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारे नोड केवल और केवल एक ही ब्रांच से कनेक्ट होने चाहिए, कोई एक ही नोड पेयर दो ब्रांच से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको और इसको एक ब्रांच से कनेक्ट कर दूं, इस नोड को भी एक ब्रांच से कनेक्ट करूं, इस नोड को भी एक ब्रांच से कनेक्ट करूं, और इसको इन दोनों को भी एक ब्रांच से कनेक्ट करूं, इसको और इसको एक ब्रांच से कनेक्ट करूं, तो आप देखिए 1 2 3 एंड 4, इन चारों नोड की अगर हम बात करें तो चारों नोड पेयर जो है, नोड पेयर हमारे कितने हैं? जैसे यहां पर था हमारे पास 1 2 2 3 3 4 और 1 4 2 3 2 4 और 1 3, इतने नोड पेयर है, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नोड पेयर है। तो 6 नोड पेयर के लिए एक एक ही ब्रांच होनी चाहिए, हर नोड पेयर एक ही ब्रांच से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां पे एक से ज्यादा ब्रांच जुड़ रही हो। ऐसा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, रिज्यूम करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंप्लीट ग्राफ की। तो कंप्लीट ग्राफ में हमने क्या बताया था कि जितने नोड पेयर है, ठीक है ना, उस नोड पेयर के बीच में केवल एक ब्रांच होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे इस ग्राफ में हमारे पास कितने नोड पेयर है? ए से बी, ठीक है, ए से डी, ए से डी, ए से बी, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं पहले, ए से बी, ठीक है, ए से डी, तो ए डी, ए बी, ए सी, ये वाला, फिर बी डी, तो बी और डी हो गया, बी सी, ये हो गया, सी डी, ये हो गया। इन सबके बीच में एक एक ब्रांच अगर है तब तो ये कंप्लीट ग्राफ है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैंने ये एक्स्ट्रा ब्रांच एक दिखाई थी, मैं एक और ब्रांच दिखाता हूं, तो ए और बी के बीच में, यानी कि इस वाले नोड पेयर के बीच में, आप देखिए ब्रांच नंबर 2 भी है, और एक सेकेंड और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट। हाँ, ब्रांच नंबर 2 भी है और ब्रांच नंबर एक्स भी है, यानी कि अब इसके अंदर दो ब्रांच आपको दिख रही है, एक्स भी और 2 नंबर भी। तो हम इसको कंप्लीट ग्राफ अब नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक नोड पेयर ऐसा है जिसमें दो ब्रांचेस है, तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। तो हमारा कंप्लीट ग्राफ क्या है कि हर नोड पेयर पे केवल और केवल एक ही ब्रांच होनी चाहिए, और एक जरूर होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि ब्रांच है ही नहीं, होनी भी चाहिए और एक ही ब्रांच होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। अब अगर ग्राफ हमारे पास ऐसा है, तो ऐसे ग्राफ में एक चीज बड़ी आसान हो जाती है कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्रीज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था इससे पहले कि हमारे पास एक ग्राफ के बहुत सारे ट्रीज बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड बन सकते, उसका नंबर फिक्स है, तो कितने बन सकते हैं, तो उस ग्राफ को निकालने का सीधा तरीका है n टू द पावर n माइनस 2। आप इस फॉर्मूले रख दीजिए, n क्या है, नंबर ऑफ नोड। जैसे यहाँ कितने नोड है, 1 2 3 4, 4 नोड है, तो 4 की पावर 4 माइनस 2 यानी कि 16। अगर आपका ग्राफ कंप्लीट है तो ऐसे ग्राफ में नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज हमेशा 16 होते हैं, तो 16 ग्राफ आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास कहीं पे 3 ग्राफ है, 3 नोड है, तो उसके आपके कम होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये होगा। तो कितनी ब्रांचेस होंगी कंप्लीट है, मान लीजिए 4 नोड है, तो 4n इंटू एन माइनस 1/2, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 यानी कि 6। आप काउंट करके देख लीजिए कि 6 ब्रांच होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो हमने एक्स्ट्रा लगाई है बाद में, इस ब्रांच को काउंट मत करिएगा। तो 6 ब्रांच है, तो हमारे पास यहां से ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और ग्राफ क्या होते हैं, प्लेनर ग्राफ होता है। प्लेनर ग्राफ होता है जिसको आप एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो विदाउट इंटरसेक्टिंग। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तब आप उसको प्लेनर ग्राफ नहीं बोलोगे। जैसे यहाँ मुझे ये वाली ब्रांच बनाने के लिए इसको जंप करा के लेके जाना पड़ा, तो मैं इसको प्लेनर ग्राफ नहीं बोलूंगा, ये क्या कहलाएगा, मेरा नॉन प्लेनर ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ, ऐसे ग्राफ
जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर ऑफ नोड्स इक्वल होते हैं। भाई दो अलग अलग सर्किट के ग्राफ है, दोनों में नंबर ऑफ नोड भी बराबर है, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बराबर है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोमॉर्फिक ग्राफ। ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ ए नोड। डिग्री ऑफ ए नोड का मतलब है किसी नोड पे कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है। अब मान लीजिए कि ये आपका कोई ग्राफ है, ठीक, आपसे कोई कहे कि इस नोड की डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 1 2 3, तो इसकी कितनी है 3, यहाँ कितनी है 1 2 3, कितनी है 3। ठीक है, इस तरह से आप डिग्री बता सकते हैं किसी भी नोड की। रैंक ऑफ ग्राफ कितनी होती है n-1, n आपने निकाल दिया नंबर ऑफ नोड, यानी कि 3 हो जाएगी रैंक। नोड पेयर कितने होते हैं, भाई जितनी ब्रांचेज है, एक ब्रांच होती है वो दो नोड को कनेक्ट करती है, तो जितनी नंबर ऑफ ब्रांच होंगी उतने हमारे पास नोड पेयर हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेज भी n इंटू n-1/2। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। हालांकि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पीछे वाली डेफिनेशंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस फिर भी एक बार आप इसको देख लेंगे। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, ट्री के लिए अलग से पूछता है, इसलिए अलग से इसको मैंने लिखा भी है। क्या है, सारे लोड कनेक्टेड होने चाहिए, लूप नहीं बनना चाहिए, ट्विग मस्ट बी इक्वल टू n-1 जो कि होती है। नंबर ऑफ ट्विग्स, जैसे इस ग्राफ के लिए ट्विग कितनी हुई 1 2 3, तो कितनी है ट्विग्स हमारे पास 3, तो ट्विग शुड बी इक्वल टू n-1। आप कनेक्ट करके देखिए, नोड कितने हैं 4, 4-1 आपके ट्विग्स आती है, 4-1 आपकी कितनी आ जाएगी ट्विग, तो t इक्वल टू हो जाएगा n-1। अगर आपको लिंक्स निकालने हैं तो लिंक्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस माइनस नंबर ऑफ ट्विग्स। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है ये आप काउंट कर लीजिए, मान लीजिए नंबर ऑफ ब्रांचेस आर b एंड नंबर ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री इज t, तो b माइनस t कितना हो जाएगा आपके पास, लिंक्स हो जाएंगे। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा b माइनस t, या फिर t को हम क्या लिख सकते हैं n-1, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा b माइनस n+1। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है अगर नंबर ऑफ लिंक्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है और रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहां से आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू हो जाता है। तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स कभी कभी 7 नंबर में भी पूछ लेता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है। रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स या इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ मैट्रिक्स ड्रॉन बिटवीन नोड्स। इधर की तरफ हमारे क्या होंगे नोड्स, और इधर की तरफ क्या होंगी हमारी ब्रांचेस। ब्रांच वर्सेस नोड के बीच में हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब मान लीजिए ड्रॉ कैसे करते हैं कि आपने सबसे पहले नोड बना लिए ABCD और सब में ब्रांच बना ली। ठीक, ब्रांच को नंबर दे दिया हमने 1, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं ब्रांच में बेटा, कोई भी नंबर किसी भी ब्रांच को दे सकते हैं। ये मत सोचना सर ने इसी को 1 क्यों दिया, इसको 2 क्यों दिया, वही नोड के साथ है, कोई भी नंबरिंग आप नोड को दे सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन करंट की कोई भी दिखा सकते हो। तो यहां पर हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रांचेस आपने मान ली, डायरेक्शन आपने मान ली। अब आप यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे क्या कि नंबर ऑफ ब्रांचेस नंबर ऑफ नोड के साथ साइन कन्वेंशन देखना है। हमें पता है दो नोड को एक ब्रांच कनेक्ट करती है, इसमें करंट की डायरेक्शन होगी। अब कोई एक को या तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान लो या आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव मान लो। मान लीजिए कि हमने इनकमिंग करंट को निगेटिव मान लिया -1, हमने इनकमिंग करंट को क्या मान लिया -1। तो देखिए जब मैं नोड ए की बात कर रहा हूं तो इस नोड पे कितनी ब्रांचेस है 1 2 3, ब्रांच नंबर 1 6 और 5। तो सबसे पहले मैंने इधर लिखा ए। अब ए पे मुझे देखना है कौन कौन सी ब्रांच कनेक्टेड है 1 1 5 और 6, तो 1 5 और 6 इन ब्रांच की जगह पे मार्क कर लिया, ऊपर ब्रांच लिख लिया, इधर इधर की तरफ नोड लिख लिया। इस ए पे कितनी कनेक्ट है 1 कनेक्ट है 5 कनेक्ट है 6 कनेक्ट है। ठीक, बाकी ब्रांच तो कोई कनेक्ट है नहीं, तो बाकी सबको हमने क्या कर दिया 0, बाकी सबको हमने क्या कर दिया 0। ठीक, अब इस 1 ब्रांच को देखिए, हमने क्या कहा कि इनकमिंग को ले रहे हैं -1, आउटगोइंग को ले रहे हैं +1। ठीक है, तो यहां देखिए इस नोड के लिए ये करंट कैसी है बाहर जा रही है आउटगोइंग है, ये करंट कैसी है बाहर जा रही है आउटगोइंग है, ये करंट कैसी है आउटगोइंग बाहर जा रही है। तो तीनों करंट हमारी बाहर जा रही है।
तीनों बाहर जा रही है तो तीनों के लिए हमने क्या लिखा, +1 ठीक है। सिमिलरली बी के लिए देखिए, बी पे भी हमारी कितनी है, 1 2 3 तीन है, 1 2 और 3 तीन ही ब्रांचेस कनेक्टेड है, 1 2 3, बाकी कोई ब्रांच तो कनेक्ट नहीं है, तो बाकी सबको हमने क्या कर दिया, 0। अब इनकमिंग आउटगोइंग देखना है। अगर हम बी नोड की बात करें तो ब्रांच नंबर 1 की करंट इनकमिंग है, ये वाली करंट नोड बी पे आ रही है, यानी कि 1 को हम क्या लेंगे, -1। ब्रांच नंबर 1 पे हम क्या ले लेंगे, -1। ये करंट भी आउटगोइंग है, ये करंट भी आउटगोइंग है, दोनों आउटगोइंग है, यानी कि 2 और 3 को क्या ले लेंगे, +1। तो 2 और 3 को हमने क्या ले लिया, +1। सिमिलरली सी के लिए देखेंगे, ब्रांच नंबर 3 4 5, तो 3 4 5, 3 करंट इनकमिंग है, 5 इनकमिंग है, 4 आउटगोइंग है, तो 3 और 5 इनकमिंग, तो 3 और 5 -1 और 4 कैसा है, इनकमिंग, यानी कि सॉरी आउटगोइंग, तो इसको ले लिया +1। फिर डी के लिए देखेंगे, डी के लिए देखें तो तीनों करंट इनकमिंग है, 2 4 6, तो 2 4 एंड 6 तीनों इनकमिंग है, तीनों को -1 ले लिया, और बाकी जिसका कोई मतलब नहीं है उसको हमने 0 ले लिया। तो ये जो मैट्रिक्स बन के आया, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में से अगर आप कोई भी एक रो को एलिमिनेट कर दो, कोई भी एक रो, ये नहीं कि नीचे वाली करनी है, आप ऊपर वाली कर दो, बीच वाली कोई एक रो को हटा दो, किसी भी एक रो को अगर हम एलिमिनेट कर दें, उसको बोला जाता है रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। राइट, समझ में आया इंसिडेंस मैट्रिक्स और रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं अपने ओरिजिनल इंसिडेंस मैट्रिक्स की, तो आप देखिए हर कॉलम का सम 0 होता है। अगर हम हर कॉलम का सम करेंगे तो 0 आएगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। क्यों आता है 0 बेटा, क्योंकि हमने माना है कि इनकमिंग करंट माइनस और आउटगोइंग +1। जो ब्रांच है ना वो दो नोड पे जुड़ी हुई है, एक नोड के लिए तो +1 होगा तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली माइनस होगा ही होगा। तो ये ब्रांच है, इस ब्रांच में करंट एक के लिए पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए निगेटिव होगी होगी, तो सम हमेशा 0 आता है। तो कई बार क्या होता है कि आपको रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया होता है, आपसे कहता है कि इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाओ, तो आपको क्या करना है, कॉलम के सम को 0 कर देना है। तो मान लीजिए अभी तो क्या किया हमने, इसमें से एक रो को एलिमिनेट किया तो हमारा बना रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब मान लो इसी को कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे, ये +1 है तो इस कॉलम का सम 0 करना है, तो यहाँ आना चाहिए -1, यहाँ पे पहले 0 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है 0, यहाँ +1 है तो इसको कर देंगे -1, यहाँ दोनों का 0 है तो कुछ नहीं करना, यहाँ +1 है तो -1, यहाँ 0 है तो कुछ नहीं करना। आप देखिए यही रो एलिमिनेट की होगी, 0 -1 0 -1 0 -1। समझ में आया कुछ बात? तो कैसे हम इंसिडेंस मैट्रिक्स से रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ग्राफ बनाना है एक इंसिडेंस मैट्रिक्स से, जो कि क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, तो कैसे बना सकते हो, मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक, हमें पता है कि यहाँ पर जो आपको गिवन है वो क्या है, कि ये ब्रांच है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इधर की तरफ क्या है, नोड है A B C D। ठीक है, अब ये क्या है, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। सबसे पहले तो इसको कंप्लीट करना था, कंप्लीट करने के लिए क्या हुआ, देखो ये +1 ये -1, कॉलम का सम यही 0 हो गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0, यहाँ भी 0 है तो 0, यहाँ भी 0 है तो 0, यहाँ भी 0 है तो 0, यहाँ पर क्या है +1 तो आ जाएगा -1, यहाँ क्या है +1 -1 +1 -1 +1 -1। आपको कॉलम का सम 0 करना है, तो जो मेरा नया नोड आया, नोड ई, ये कुछ इस तरह का आया कि इसमें -1 -1 -1 -1 0 0 0 0। अब ये मेरा पूरा क्या बन गया, इंसिडेंस मैट्रिक्स बन गया। ये मेरा पूरा क्या बना, इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये था क्या, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। बना क्या दिया हमने इसको, इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 5 नोड आप इस तरह से बनाएंगे। ये जो 5वां नोड है ना ई, इसको बीच में रख लीजिए, इसको आप क्या करिए, बीच में रख लीजिए ई नोड को। अब देखिए ए, अब हमें पता है कि अगर मैं ब्रांच नंबर 1 बनाना है तो ब्रांच नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, ये ब्रांच नंबर 1 कनेक्टेड है ए से और ई से, ए और ई के बीच में। तो देखिए ए ये रहा और ई ये रहा, इसके बीच में हमने क्या बनाया, ब्रांच नंबर 1, जो रेड कलर से दिख रही है। अब इसकी डायरेक्शन,
जो माइनस है इनकमिंग उसकी तरफ दिखाना है। इनकमिंग के लिए -1 है ना, तो ई पे इनकमिंग दिखा दो, तो ये करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ई की तरफ इनकमिंग। ये ब्रांच नंबर 1 आप ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर ब्रांच नंबर 2 जाएंगे, ये बी और ई के बीच में है, तो बी और ई के बीच में ये ब्रांच आ गई, डायरेक्शन ई की तरफ क्योंकि ई निगेटिव है। फिर ब्रांच नंबर 3 देखें, सी और ई के बीच में, तो सी और ई के बीच में, ये भी ई पे इनकमिंग दिखा दो। फिर ब्रांच नंबर 4 डी और ई के बीच में, तो डी और ई के बीच में ये दिखा दिया, ये भी इनकमिंग दिखा दिया, तो 4 ब्रांच तो आपकी यही बन गई, ठीक है। अब उसके बाद आती है ब्रांच नंबर 5। ब्रांच नंबर 5 है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में आपने ये ब्रांच बना दी। अब देखिए निगेटिव कौन सा है, निगेटिव है नोड बी, तो बी की तरफ इनकमिंग दिखा दो, तो बी कहाँ है, ये रहा, तो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स बी। ब्रांच नंबर 6 बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो आपने बी और सी को मिला दिया, ठीक है। निगेटिव कौन सा है, ये ब्रांच नंबर 6 में निगेटिव है हमारे पास सी, यानी कि सी की तरफ करंट की डायरेक्शन बना देंगे, ठीक है। फिर 7 नंबर ब्रांच सी और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो सी और डी को कनेक्ट कर दिया। निगेटिव क्या है, निगेटिव है डी, निगेटिव क्या है डी, तो डी की तरफ करंट की डायरेक्शन दिखा दी, ठीक है। फिर आप दिखाएंगे ब्रांच नंबर 8 ए और सी के बीच में, तो ए ये रहा, सी ये रहा, तो ए और सी के बीच में कैसे बना दो, ये बन गया। और डायरेक्शन किसकी तरफ है, निगेटिव क्या है सी, सी निगेटिव है तो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स सी, ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, दिस इज द फाइनल ग्राफ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज, देखिए एक तो था कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स, कंप्लीट में तो n की पावर n-1 करके निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां अगर ग्राफ कंप्लीट नहीं है तब कैसे निकालना है, तो किसी भी ग्राफ के लिए अगर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज निकालने हो तो उसका ये तरीका है क्या, कि पहले जो इंसिडेंस मैट्रिक्स आपने बनाया है वो निकालिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों की मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज। ए क्या है, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, ए टी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ था, ठीक है, इस ग्राफ के लिए बनाना है कि इसमें कितने ट्री बन सकते हैं। अब या तो आप मैनुअली बनाने बैठ जाओ तो भी एक आध छूट ही जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपने पहले ग्राफ बनाया ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, और ग्राफ में आपने इधर बनाया ए बी सी डी, इधर ब्रांच नंबर 1 2 3 4 5 6, तो आपने ट्री लिया है, ट्री हमने ये वाला लिया है 2 3 और 4, 2 3 और 4 को हमने ट्री मान लिया है। तो यहाँ पर हमने जब इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाया तो ब्रांच नंबर 1 के लिए ए और डी, ए और डी, ठीक है, तो ब्रांच नंबर 1 प्लस और ये माइनस, डी की तरफ करंट की डायरेक्शन है इसलिए डी को माइनस। सिमिलरली हमने पूरा रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स बना लिया जैसा कि बनाया था, तो पहले तो इंसिडेंस मैट्रिक्स बना, फिर उसके बाद इसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करने में हमने क्या किया, जो लास्ट वाली रो थी ये, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, तो एलिमिनेट करने के बाद आपका बना रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स ए जो आपको चाहिए। फिर इसका ट्रांसपोज लिया तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया, तो ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाला, जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाला, अब मैट्रिक्स की कैलकुलेशन है, डिटर्मिनेंट निकाला, सॉल्व किया, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 60। अब यहाँ से प्योर मैट्रिक्स आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन आपको करना क्या था, ग्राफ आपको मैंने बनाना बताया था, इस ग्राफ के लिए इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया, फिर इसमें से एक रो को एलिमिनेट कर देंगे तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स बनेगा, उसको ट्रांसपोज लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर 60, ठीक है। तो ये किसी भी ग्राफ पे एप्लीकेबल होता है, ये मेथड आप किसी भी ग्राफ पे लगा सकते हो। दिस इज हाउ you can calculate the number of possible trees of a graph, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन आया था, सिमिलर क्वेश्चन है देखो बिल्कुल, और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके कितने नोड है, 1
2 3 4 4 नोड आपने बना दिए पहले 1। देखिए कोशिश ये करो जैसे क्वेश्चन में दिए हुए है ना नोड, उसी फॉर्मेशन में बनाओ। जैसे ये 4 नोड यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे ही 4 नोड यहाँ दिख रहे हैं बस। अब इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस है तो एक ब्रांच, इसके और इसके बीच में कैपेसिटर है फिर एक ब्रांच, यहाँ एक ब्रांच, फिर नीचे एक ब्रांच लगा दिया, ये एक ब्रांच आ गया और ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ से क्या बनाया आपने, इंसिडेंस मैट्रिक्स। कितने नोड थे, ए बी सी डी 4 नोड थे, तो ए बी सी डी 4 नोड बनाए, ब्रांचेस हो गई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ब्रांचेस आर 1 2 3 4 5 6। फिर से हमने बनाया और डी ब्रांच को एलिमिनेट कर दिया, तो मैं डी भी लिख ही देता हूँ, इसमें नहीं लिख रहा है तो डी लिख देता हूँ। तो इसका जो बनेगा ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6। एक 1 के लिए देखें तो इनकमिंग करंट डी की तरफ है तो डी -1 और ए कैसा होगा +1, बाकी दोनों 0। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 2 की तो 2 है ए और बी के बीच में और डायरेक्शन है बी की तरफ, तो यानी कि बी हो गया -1 और ए हो गया हमारा +1, बाकी दोनों 0। फिर 3 के लिए देखते हैं बी और डी, बी और डी इनकमिंग है डी की तरफ, बी और डी यानी कि -1 0 +1 और 0, ये 3 के लिए हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 के लिए कितना हो जाएगा, बी और सी की तरफ, बी और सी इनकमिंग किसकी तरफ है, सी की तरफ, तो सी के लिए -1, बी के लिए +1, बाकी दोनों 0। ये हो गया 4। 5 के लिए देखो, ए से सी की तरफ, ए पे इनकमिंग, तो ए पे इनकमिंग सी पे आउटगोइंग यानी कि +1 0 0। और 6 के लिए सी और डी, सी पे इनकमिंग यानी कि -1 और डी पे आउटगोइंग, ये बन गया। इस वाली रो को हम डिलीट कर देंगे तो यही आ जाएगा +1 +1, ब्रांच नंबर 3 के लिए -1, ब्रांच नंबर 3 अच्छा मैंने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, ये ब्रांच नंबर ये 3 थी और ये 5 थी। ठीक है, तो जो हमने बनाया वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 और 5 मान लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी ब्रांच नंबर ले सकते हो, तो हम इसको ये भी ले सकते हैं, अगर आप यहाँ से भी निकालोगे तब हम इसको डिलीट कर देंगे तो आपके पास ये बचेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इस मैट्रिक्स के बाद आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर शुड बी 16। मतलब ये है कि अगर आपके पास 4 नोड आते हैं ना, तो ये याद भी रखना है, अगर 4 नोड आते हैं और सभी नोड एक ही ब्रांच से कनेक्टेड है तो वो कंप्लीट ग्राफ और उसका आंसर 16 ही आता है। तो आंसर पे जरूर ध्यान रखना कि 4 नोड का ही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नोड होंगे और हर नोड एक ब्रांच से कनेक्ट होगा, उसका आंसर 16 आता है। तो कुछ और निकाल के मत आ जाना, ये याद रखना। ठीक है, बाकी आप जो भी नंबर मानना चाहते हो उसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है वो इसके हिसाब से है और ये जो है उसमें ये वाली ब्रांच 3 नंबर थी, मतलब इसके लिए अगर आप इसको रेफर करना चाहते हो तो यहाँ ये ब्रांच नंबर 3 थी और यहाँ ये ब्रांच नंबर 5 थी, तो मैच कर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइसेट मैट्रिक्स की। अब आपसे पूछा जाता है डिफाइन टाइसेट मैट्रिक्स, एक्सप्लेन करिए टाइसेट मैट्रिक्स क्या। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आपको क्या बताना है कि टाइसेट मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ड्रॉन बिटवीन ब्रांच करंट एंड लूप करंट, बस लिख के छोड़ देना। एक लाइन लिखनी है, टाइसेट मैट्रिक्स इज ड्रॉन बिटवीन ब्रांच करंट एंड लूप करंट। अब करते क्या है इसमें, नंबर ऑफ लूप्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स, जितने लिंक्स होते हैं उतने ही हमारे पास लूप्स होते हैं। ठीक है, अब लूप्स कितने होंगे, b माइनस एन प्लस 1। अब दो तरह का रिलेशन आता है, इधर की तरफ हम दिखाते हैं ब्रांच करंट और इधर की तरफ दिखाते हैं लूप करंट, राइट।
साइन कन्वेंशन कहते हैं कैसे होता है, लूप में एक करंट मानेंगे और अगर सॉरी, अगर लूप करंट की डायरेक्शन और ब्रांच करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो +1, सॉरी -1, सेम है तो +1, और अगर उनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है तो आप उसको सिंपली क्या करेंगे, 0। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो +1, अपोजिट है तो -1, और अगर कोई रिलेशन नहीं है तो 0। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपके पास एक ग्राफ है, तो इसमें कितने सर्किट है, कितने नोड बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 नोड बन रहे हैं। तो हमने 4 नोड बनाए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इन 4 नोड का हमने ग्राफ बना दिया, तो ग्राफ जैसा आपको दिख रहा है ऐसा ही बनेगा बिल्कुल, ठीक। अब हर ब्रांच में आप क्या करेंगे, करंट एज्यूम कर लेंगे। तो आपने हर में करंट एज्यूम कर ली कि सर इधर ब्रांच में करंट I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5। डायरेक्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, डायरेक्शन का कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्शन जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं, डायरेक्शन में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन हमने अपने हिसाब से एज्यूम कर ली। अब ये मत कहिएगा कि सर आपने ये ली तो हम भी यही लेंगे, आपका जो मन करे वो ले लो। फिर उसके बाद कितने लूप बने, लिंक्स भी बना दिए, लिंक्स में भी करंट की डायरेक्शन दिखा दी। फिर हमने क्या किया, लूप में करंट मानने शुरू की। ये भी आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, और किसी को लूप को कोई सा भी नंबर दे सकते हो, जैसे हमने इसको 1 2 3 दिया है, आप 1 2 3 ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहां हमने ब्रांच को दे दिया I1, इसको दे दिया I2, और इसको हमने दे दिया I3। अब देखिए इधर हमने क्या बनाया, ब्रांच करंट, इधर क्या बनाया, लूप करंट। ब्रांच कितनी थी, 6, तो I1 I2 I3 I4 I5 I6। लूप करंट कितनी है, I1 I2 एंड I3, तो I1 I2 एंड I3, 3 लूप करंट हमने दिखाई। सबसे पहले बात करते हैं लूप करंट I1 की। अब देखिए I1 कौन कौन सी ब्रांच से होके जा रहा है, पहले I1 में गया, फिर घूम के आया इधर, फिर I2 में गया, फिर उसके बाद इधर आया, फिर ये I6 में गया। तो 1 2 और 6 तीन ब्रांच में ये करंट एसोसिएटेड है, बाकी किसी ब्रांच से तो कोई लेना देना नहीं। तो 1 2 और 6 को मार्क कर लो, 1 2 एंड 6, बाकी तीनों को हमने क्या कर दिया, 0, ठीक है। अब 1 2 और 6 में देखना है, अगर ब्रांच करंट और लूप करंट की डायरेक्शन सेम है तो प्लस, अदरवाइज माइनस। अगर हम इधर देखें तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, ये, और इसकी डायरेक्शन भी कैसी है, ये, तो I1 के लिए कैसा हो गया, पॉजिटिव। इधर देखिए करंट की डायरेक्शन लूप करंट की डाउनवर्ड, और इसकी भी डाउनवर्ड, तो इसके लिए भी +1। इधर देखें तो इसकी डायरेक्शन भी इधर है और लूप करंट की डायरेक्शन भी इधर है, तो इसके लिए 1 के लिए क्या हो गया, +1। हमारी लूप 1 कंप्लीट। अब लूप 2 को देखिए, लूप 2 में क्या करना है कि यहां से आप देखिए ये करंट की डायरेक्शन होगी, फिर ये ऐसे गई करंट, फिर ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे आएगी, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये और ये, ठीक है। अब इस करंट को देखिए, I2 से अपोजिट है, तो I2 के लिए -1, क्योंकि I2 नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। I3 के लिए ये भी नीचे जा रही है, ये भी नीचे जा रही है, दोनों लूप करंट और ब्रांच करंट सेम है, तो +1। I4 के लिए देखिए, ये ऊपर जा रही है लेकिन इधर से नीचे जा रही है, तो इसके लिए -1। तीन ही ब्रांच से जुड़ी हुई है, बाकी ब्रांच से कोई लेना देना नहीं, तो 0, ठीक है जी, 3 आ गई। अब लास्ट वाले को देखिए, इसमें कितनी करंट है, ये रही I3। अब I3 की डायरेक्शन, इधर ये ऐसे जा रही है, इधर इसकी डायरेक्शन ये होगी, और इधर ऐसे घूम के फिर ऐसे जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब अगर इसके लिए देखोगे तो I4 पॉजिटिव, I5 निगेटिव, I6 निगेटिव, यानी कि I4 तो पॉजिटिव होगा, I5 और I6 निगेटिव होंगे, और बाकी सब 0। तो ये बन गया मेरा टाइसेट मैट्रिक्स। भाई इतना सा करना है काम, और कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं कि टाइसेट मैट्रिक्स निकालो, इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालो, और कट सेट मैट्रिक्स निकालो। भाई कट सेट तो इसके बाद बताएंगे, पहले टाइसेट आपको बता दिया, ठीक है। रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स आप बना सकते हो बड़े आराम से। कैसे होगा, ए मैट्रिक्स कितना होगा, इधर की तरफ आप नोड ले लेंगे, ए सी बी डी, तो ए बी सी डी, ब्रांच नंबर हम ले लेंगे, इसके हिसाब से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6,
6 हो जाएगी। 1 ब्रांच के लिए आप लेंगे तो ए निगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो ए निगेटिव और बी पॉजिटिव, बाकी दोनों जीरो। 2 के लिए देखिए, ए से जा रही है डी की तरफ तो ए और डी पे जा रही है यानी कि डी निगेटिव और ए पॉजिटिव, बाकी दोनों जीरो। 3 के लिए देखें तो ए से सी की तरफ जा रही है, सी निगेटिव, ए पॉजिटिव, सी निगेटिव, बाकी दोनों जीरो। 4 के लिए देखिए, 4 जा रही है सी और डी और करंट आ रही है सी पे, यानी कि सी निगेटिव और डी पॉजिटिव, बाकी दोनों जीरो। 5 के लिए देखें तो बी से सी की तरफ जा रही है, यानी कि सी निगेटिव और बी पॉजिटिव, बाकी दोनों जीरो। 6 के लिए देखेंगे तो 6 करंट बी से डी की तरफ जा रही है, बी से डी की तरफ, यानी कि डी कैसा हुआ निगेटिव और बी कैसा हुआ पॉजिटिव, ये जीरो। ये बन गया इंसिडेंस मैट्रिक्स। रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स पूछेगा तो एक रो को एलिमिनेट कर दीजिए, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये दोनों चीज निकल गई। कट सेट मैट्रिक्स पहले कट सेट करेंगे, फिर उसके बाद इसको बताएंगे, वापस आ जाएंगे चाहे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, और इसमें भी यही करना है। सिमिलर क्वेश्चन है कि आपने पहले नोड बनाए तो एक देखिए जहां जहां 3 है बस वो कंसीडर करना है, 1 2 3 4 5 6 नोड बनने हैं तो आपने 6 नोड बनाए, 1 2 3 4 5 एंड 6, सबको नंबर दे दिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ट्री आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये लिंक्स बने, ट्री वो वाला लिया जो बनाया हुआ है, ये बाकी सब जो है ये लिंक्स है। तो अगर मैं इसको बनाऊं डॉटेड डॉटेड तो ये लिंक्स है, ये लिंक्स है। और जो ट्री है हमारा वो ये ट्री है, ट्री की ब्रांचेस जो है वो येलो कलर से बनाई है, दिस इज ट्री, ठीक है। ब्रांचेस हमने मान लिया, लूप करंट मान ली, चेक कर लेंगे भाई, जैसे अपने एक लूप के लिए मैं बता देता हूँ कितने लूप बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लूप बन रहे हैं, चारों बनाया। ब्रांचेस कितनी है हमारे पास, 9 ब्रांचेस हैं, तो 1 2 3 से लेके 9 तक हमने ब्रांचेस लिख लिया। अब इसके बाद आपसे आपको केवल एक एक लूप को पकड़ना है, जैसे हमने I1 को पकड़ लिया, 3 ब्रांच से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 1 2 3, बाकी सबको जीरो कर दिया। 1 के लिए देखिए, अगर हम 1 के लिए देखें लूप करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है, जबकि ब्रांच करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो निगेटिव हो गया, निगेटिव है। 2 के लिए देखें तो डायरेक्शन लूप करंट की ये है, जबकि ब्रांच करंट की डायरेक्शन ये है, सेम है तो पॉजिटिव। 3 के लिए देखें डाउनवर्ड है, दोनों डायरेक्शन कैसी हैं, डाउनवर्ड, पॉजिटिव। इसी तरह से I2 को देखेंगे, 4 ब्रांच है, 4 5 3 और 9, तो 4 5 3 और 9 चारों ब्रांचेस है। निगेटिव किसके लिए है, 9 निगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन है, 3 निगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो 3 और 9 निगेटिव, तो 3 और 9 निगेटिव, 4 और 5 पॉजिटिव, बाकी सब जीरो। तो इस तरह से चारों को आप बना लेंगे। ट्री हमने लिखा हुआ है, क्या हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ मेंशन करिए कि कौन सा ट्री आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये ग्राफ बनाया, फिर आपने ये मैट्रिक्स बनाई। टाइसेट मैट्रिक्स डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर निकालते हैं ब्रांच इंपिडेंस मैट्रिक्स। ब्रांच इंपिडेंस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितनी भी ब्रांचेज हैं इन सबको बनाया जाता है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, Z11 Z12 Z13, इस तरह से आप इसको पूरा बना देंगे जितनी ब्रांचेज हैं। अब मान लीजिए यही एक क्वेश्चन है, जनरली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट अगर किसी केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है तभी उस केस में बाकी ब्रांचेज में इंपिडेंस आता है, ठीक है। तो 1 1 का मतलब है ब्रांच नंबर 1 का इंपिडेंस, 1 2 का मतलब है 1 से 2 के बीच में, 1 3 का मतलब है 1 से 3 के बीच में। तो जितनी ब्रांचेस सबके हिसाब से आप ये जनरल मैट्रिक्स बना लेंगे, लेकिन होता हमारा क्या है, डायगोनल। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे हमने क्या किया, नोड मान लिए, कितने नोड है, 1 2 3 4, 4 नोड हमने यहाँ पर मान लिए, ठीक। और इन चारों नोड के बाद ब्रांचेस हमने मान ली, इनको नंबरिंग दे दी कि ये ब्रांच नंबर 1 है, ये ब्रांच नंबर 2 है, ब्रांच नंबर 3 है, ब्रांच नंबर 4 कौन सी है, दिस इज 3, दिस इज ब्रांच नंबर 4, दिस इज ब्रांच नंबर 5 एंड दिस इज ब्रांच नंबर 6। तो देखिए 1 ब्रांच कौन सी है, ये इस ब्रांच का कितना इंपीडेंस है, R3, तो Z11 कितना हो जाएगा, R3,
2 कितना हो जाएगा, 1 2 देखें तो 1 से 2 के बीच में कुछ नहीं है तो 0, इस तरह से बाकी सब भी 0 हो जाएंगे। जेड 2 देखिए तो 2 ब्रांच का कितना है R1, तो R1 आ जाएगा। 3 देखिए L1, तो L1 को लिखेंगे लाप्लास फॉर्म में L1s। 4 के लिए L2s, 5 के लिए CS 1/CS और 6 के लिए R2। लेकिन ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है M, ये किस किस के ब्रांच में बीच में है, 3 और 4 के बीच में, यानी कि 2 टर्म और आएंगी इसमें, 3 4 और 4 3। तो 3 4 कहां आएगा हमारा, एक तो यहां आएगा, और 4 3 कहां आएगा, एक यहां आएगा। तो Z 3 3 से अगला यानी कि M इंटू एस, और 4 3 भी कितना आ जाएगा, M इंटू एस। 4 3 ये भी आएगा M इंटू एस। तो ये इस तरह से आ जाएगा, 3 4 और 4 3 दोनों जगह ये आपका आएगा। 3 से 4 के बीच में कितना है M, और 4 से 3 के बीच में भी कितना है M। तो यहां पर M इंटू एस आएगा, तो यहां पर भी M इंटू एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ब्रांच इंपिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आई बात। आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच का लिखना है। ज्यादातर केस में ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला केस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम, रेयरली है कि एग्जाम में पूछा जाए। तो ये जनरली आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही बन के आता है। ठीक है, अभी इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा इंपिडेंस मैट्रिक्स जेड, वो था ब्रांच इंपिडेंस मैट्रिक्स, ये है इंपिडेंस मैट्रिक्स। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको, टाइसेट मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज और ब्रांच इंपिडेंस मैट्रिक्स। और इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, टाइसेट मैट्रिक्स इनटू ब्रांच एडमिटेंस इनटू ट्रांसपोज ऑफ टाइसेट मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको निकल के आएगा इंपिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर आती है आपकी इक्वेशन ऑफ केवीएल। और इक्वेशन ऑफ केवीएल क्या होती है, बेसिकली वोल्टेज इक्वेशन होती है। तो वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है, जेड इंटू आई एल इक्वल टू बी इंटू वी एस माइनस जेड बी इंटू आई एस। ये याद रखनी पड़ेगी, समझा देता हूं कैसे। जेड इंटू आई क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बनता है, ये क्या है वोल्टेज। जेड क्या है यहाँ पे, इंपिडेंस मैट्रिक्स। आई एल क्या है, लूप करंट मैट्रिक्स, जो आपको निकालना होता है। जैसे आप केवीएल केसीएल लगाते थे फर्स्ट ईयर में, तो वहां पर क्या करते थे आप, लूप करंट मानते थे I1 I2, तो वही अननोन होता था। यहां पर भी ये वही है, ये अननोन होता है IL, लूप करंट मैट्रिक्स। P क्या है, टाइसेट मैट्रिक्स। VS क्या है, वोल्टेज सोर्स मैट्रिक्स। अब सर्किट में देखने होते हैं कितने वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, जितने वोल्टेज सोर्स हैं उसी के हिसाब से हम ये वोल्टेज सोर्स मैट्रिक्स बनाते हैं। माइनस ZB इंटू IS क्या है, करंट सोर्स मैट्रिक्स। अब सर्किट में करंट सोर्स भी तो हो सकते हैं, अगर करंट सोर्स है तो IB आपका बनेगा सोर्स करंट मैट्रिक्स, ZB होता है ब्रांच इंपिडेंस। और अगर करंट सोर्स नहीं है तो ये टर्म अपने आप में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी होती है इक्वेशन ऑफ केवीएल। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है ना, और इसको आपको सॉल्व करना है। आपको इसमें डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, ठीक है, टाइसेट मैट्रिक्स भी बनाना है, और फिर इससे आपको करंट निकालनी है। केवीएल से सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए जो हम बेसिकली कर रहे थे ना, कहीं टाइसेट निकाल रहे हैं, कहीं एडमिटेंस मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, कहीं इंपिडेंस मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। ये सब क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमें केवीएल की इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब केवीएल इक्वेशन फाइनली आ गई है, तो इसमें आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, कैसे करनी पड़ेंगी वो देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में आपने क्या किया, नोड मान लिए 3 4, 4 नोड आपको मिलेंगे। नोड मैंने पहले बताया ऐसे लेंगे जहां पे आपके 3 ब्रांचेस मिल रही हो, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। फिर आपने तीनों में लूप करंट मान लिया I1 I2 I3। क्यों करा, क्योंकि हमको पहले बनाना है टाइसेट मैट्रिक्स। ठीक है, टाइसेट मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको बनाना है ब्रांच करंट मैट्रिक्स, तो यहीं पे हमने बना लिया। अब इसका हमने ग्राफ बनाया तो देखिए 1 2 3 और एक नोड वो रहा। तो इसका जो मैट्रिक्स ग्राफ बनेगा वो कुछ इसी तरह का बनेगा। जो नंबर वहां दिए वही नंबर हमने यहाँ दिए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि पहले हमने क्या बनाया, टाइसेट मैट्रिक्स बनाने के लिए ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो जो ब्रांचेस हमने वहां मानी है वही इस ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग मानी। जैसे इस ब्रांच को अगर हम ए
इसको मान रहे हैं ए बी सी और डी, तो यहाँ भी हम ए बी सी और डी मानेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ए और सी के बीच में ये वाली जो ब्रांचेस को टू हमने 1 माना हुआ है, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 माना है तो इसको भी 2 मानेंगे, इसको 3 माना है तो इसको भी हम 3 लेके चलेंगे। ठीक है, फिर हम जैसे लूप करंट की डायरेक्शन वहां बनाई है वैसे ही लूप करंट की डायरेक्शन यहाँ बनाएंगे। सेम इसलिए बना रहे हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन बना रहे हैं, यहाँ कुछ और बना रहे हैं, तो बाद में उससे क्या होता है कि आपके आंसर पे फर्क पड़ जाता है। तो इसको करने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, टाइसेट मैट्रिक्स बनाएंगे। बी कैसे बनाया आपने, तो यहाँ बी लिया, ठीक, लूप कितनी है 3, तो I1 I2 I3 3 लूप ले लिया, ब्रांच कितनी बनेगी 6, 1 2 3 4 5 6। फिर से कनेक्ट करेंगे, ए से बी के बीच में देखेंगे डायरेक्शन ऑफ लूप करंट। अगर हम इस लूप करंट की बात करें, ये लूप करंट की बात करें, तो लूप नंबर 1 के लिए ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2 एंड ब्रांच नंबर 5, तो 1 2 एंड 5 तीनों के लिए देखें तो ब्रांच करंट की डायरेक्शन और लूप करंट की सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो तीनों क्या हो जाएंगी 1 2 और 5 पॉजिटिव, बाकी सब जीरो। सिमिलरली I2 के लिए हम बनाएंगे और I3 के लिए बनाएंगे, तो इससे क्या बनेगा आपका टाइसेट मैट्रिक्स। पहला काम खत्म हो गया। उसके बाद हमें चाहिए ZB, क्योंकि जो हमारी KVL की इक्वेशन थी वहां पर हमको क्या क्या चाहिए होता है, B Z ZB VS और IS। ठीक है, अब ZB बनाएंगे। मैंने क्या बताया था कि ZB आपका डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अगर कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो वो आएगा, अदरवाइज कोई भी नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं आएगा। Z11 कितना होगा, ब्रांच नंबर 1, ये है ब्रांच नंबर 1, इसका इंपीडेंस देखिए 1, ये वाली ब्रांच, इसका इंपीडेंस कितना है 1, तो यहाँ कितना आ गया Z11 1। ब्रांच नंबर 2 ये है, इसका इंपीडेंस कितना है 2, तो ये आ गया 2। ब्रांच नंबर 3 ये, इस पूरी ब्रांच ए से डी के बीच में कितना इंपीडेंस है 2, तो इसको कितना लिया हमने 2। ठीक है, और ब्रांच नंबर 4 ये कितना है 1 ओम, तो ब्रांच नंबर 4 आपका 1 ओम। ब्रांच नंबर 5 3 ओम, तो 3 ओम। ब्रांच नंबर 6 1 ओम, तो 1 ओम। तो ये आ गया आपका ब्रांच इंपीडेंस मैट्रिक्स। फिर आप निकालेंगे सोर्स वोल्टेज मैट्रिक्स, वोल्टेज सोर्स मैट्रिक्स। अब आपको देखना है कौन कौन सी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स लगा है। तो हमारे पास कितनी ब्रांच थी, 6 ब्रांच। क्या ब्रांच नंबर 1 में कोई वोल्टेज सोर्स है, यस, कितना है 2। ब्रांच नंबर 2 में कोई वोल्टेज सोर्स है, नहीं, तो 0। ब्रांच नंबर 3 में वोल्टेज सोर्स है, यस, कितना है 1, ये रहा 1। अब यहाँ 1 पे ये देखना डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आपने मानी है वही डायरेक्शन इस सोर्स से करंट की आ रही है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या ले लेंगे इसको +1। फिर ब्रांच नंबर 4 में कुछ नहीं है, 5 में कुछ नहीं है, 6 में कुछ नहीं है, तो ये जो मैट्रिक्स बना ये बना आपका ब्रांच वोल्टेज मैट्रिक्स या सोर्स वोल्टेज मैट्रिक्स। करंट मैट्रिक्स IS अगर बनाना है तो उसके लिए देखना पड़ेगा करंट सोर्स है या नहीं है। किसी भी ब्रांच में कोई भी करंट सोर्स है क्या, नहीं है, तो IS विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, IS विल बी इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब हमारे पास इंपीडेंस मैट्रिक्स क्या बना, Z निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन हमें Z चाहिए। ठीक है, हमने B निकाल दिया, ZB निकाल दिया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, जरूरत तो है क्या, VS हमने निकाल दिया, IS हमारे पास 0 है यहाँ, तो हमको अभी Z निकालना है। Z निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B इंटू ZB इंटू B का ट्रांसपोज। B आपने ये निकाला, ZB निकाला और B का ट्रांसपोज आपने निकाला, इन मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये निकल के आया, दिस इज योर Z। अब Z आपने निकाला, इक्वेशन थी ये। ठीक है, इस इक्वेशन में आपने क्या किया, Z की वैल्यू रखी, IL कितना है, लूप करंट, कितने लूप थे हमारे, 3 लूप थे, I1 I2 I3। B आपने निकाल रखा है। ठीक है, उसके बाद VS की वैल्यू आपने रख दी जो हमने अभी बनाया था। ठीक है, VS की वैल्यू रखी, फिर इसको सॉल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये निकल के आएगा। यहां से जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 इक्वेशन आपकी आ जाएंगी। 3 इक्वेशन आने के बाद तीनों को कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, आपका आंसर। तो इस तरह से आप KVL की इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो ये एक पूरा मेथड हुआ आपका जिसमें आप टाइसेट मैट्रिक्स और KVL की इक्वेशन को सॉल्व करते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका कट सेट मैट्रिक्स। अब KCL पे बात करेंगे, KVL तो हो गया, अब बात करते हैं KCL की। तो KCL में क्या क्या होता है, यहाँ सबसे पहले चीज आती है आपकी कट सेट मैट्रिक्स। जैसे आपका KVL के लिए हमने टाइसेट मैट्रिक्स निकाला था,
उसी तरह से यहां हम क्या निकालते हैं, कट सेट मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं क्यू, क्यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ब्रांच वोल्टेज होता है और इधर की तरफ कट सेट वोल्टेज हम बनाते हैं। यहां पर हम क्या बनाते हैं, कट सेट वोल्टेज बनाते हैं, ब्रांच वोल्टेज वर्सेस कट सेट वोल्टेज। अब ये कट सेट क्या होता है, तो कट सेट की कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहली, नंबर ऑफ कट सेट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ट्विग्स। पहले आप ग्राफ बनाएं, फिर ट्री बनाएं, और जो ट्री बनाएंगे जितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कट सेट होने चाहिए। कट सेट का मतलब होता है कट सेक्शन, एक सर्कल का कट सेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कट सेट विल बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ ट्विग। अब एक एक करके बताऊंगा कैसे। डायरेक्शन जो कट सेट की होगी, पहले आपका मान लीजिए ये ट्विग है, इस पे आपने एक कट सेक्शन बनाया। अब इस कट सेक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे पता चलेगी, ट्विग में कोई ना कोई तो डायरेक्शन आपने मानी भी होगी, या तो ये डायरेक्शन होगी, अगर ये डायरेक्शन है तो डायरेक्शन ऑफ कट सेट भी यही डायरेक्शन होगी, और अगर इसकी डायरेक्शन होती ये तो इस कट सेट की डायरेक्शन भी होती ये। तो ये डिसाइड करता है कि कट सेट की डायरेक्शन क्या होगी। तीसरा, कट सेट कैन नॉट कट मोर देन वन ट्विग। एक कट सेट एक ट्विग को एक ही बार कट करेगा, इसलिए इसको कॉर्नर पे बनाते हैं। अगर ये ट्विग है तो कट सेक्शन का मतलब, मैं इसको अगर पूरा सर्कल बना दूं तो ये इस ट्विग को एक ही बार कट करे, बार बार ना कट करे। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते कि ये एक ब्रांच है और मैंने इसमें कट सेक्शन ऐसे बना दिया तो यहां भी कट कर रहा है और यहां भी कर रहा है, नहीं, एक ही बार कट करना चाहिए। तो या तो मैं कट सेट को यहां बनाऊंगा या फिर यहां बनाऊंगा, इस तरह से, ठीक है। A cut set cannot cut a twig twice. A cut set cannot cut any number of links. एक कट सेट एक ट्विग को ही कट करेगा, यानी कि हर ट्विग्स पे एक कट सेट बनेगा। तो एक ट्विग पे एक ही कट सेट आना चाहिए, लेकिन लिंक्स को कितने भी काट सकता है। एक कट सेट एक ट्विग को कट करेगा, बट लिंक्स कितने भी वो कट कर सकता है। तो ट्विग के साथ में तो कांस्टेंट है कि वो एक ही ट्विग कट करे, लेकिन लिंक्स के साथ में कुछ नहीं है, लिंक्स वो एक से ज्यादा भी कट कर सकता है, तो कट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ कट सेट और जो ब्रांच में करंट की डायरेक्शन है सेम है तो प्लस, अपोजिट है तो -1। अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं और उसकी हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपके पास एक सर्किट है और आपसे कहा जा रहा है कि इसके लिए आप कट सेट मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो पीछे भी था। तो हमने क्या किया, पहले इसका ग्राफ बनाया, तो ये इसका ग्राफ बना, ठीक है। इसके ग्राफ में हमने 1 2 और 3, ठीक है, इस तरह से हमने एक ट्री बनाया। और ट्री बनाने के बाद अब हमने रूल पढ़ने शुरू किए। पहला रूल क्या था कि जो इन ब्रांच की डायरेक्शन है वो हमें पता है, ब्रांच में तो हम पहले ही बना लेते हैं ना डायरेक्शन, और ये लिंक्स है हमारे, जो डार्क नहीं है वो सब क्या है, हमारे लिंक्स है, ठीक है। अब जितने ट्विग्स उतने ही कट सेट, तो कोने पे बनाते हैं। जैसे इस ट्विग, ये एक ट्विग है हमारे पास, इसके लिए जो कट सेक्शन बनाया हमने वो ऐसे बनाया, इसी तरह से इस वाली के लिए हमने ऐसे बनाया, इसके लिए हमने ऐसे बनाया, कट सेक्शन बनाया। कट सेक्शन एक सर्कल का पार्ट है, यानी कि मैं इसको चाहूं तो पूरा सर्कल भी कर दूं। अगर मैं पूरा सर्कल करूं तो ये इसको दोबारा कट नहीं करना चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे ध्यान रखना है। यानी कि मैं किसी भी कंडीशन में यहां पर कोई कट सेट नहीं बना सकता था। ऐसा नहीं कि आप कहो कि सर इतना सा बना लेते हैं, अब तो ये नहीं कर रहा है, नहीं, आपको ये मान के चलना है कि मुझे कट सेट को पूरा सर्कल बनाना पड़ सकता है। तो अगर मैं इसको लेता हूं तो पूरा सर्कल बनाऊंगा, तो ये कट सेट मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले ये ट्री बनाया, ठीक है, और इस पे कुछ लिंक्स बनाए, जो लिंक्स हमारे थे ग्राफ के। फिर हमने क्या किया, एक कट सेट यहाँ बनाया, एक कट सेट यहाँ बनाया और एक कट सेट यहाँ बनाया, इस तरह से। अब डायरेक्शन ऑफ ब्रांच विल बी दिस, ठीक है। और मैंने कहा था कि कट सेट की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, किसकी, ट्विग्स की डायरेक्शन पे। तो ये जो कट सेट आप बनाते हो ये सर्कल का पार्ट है, ये तो मैंने आपको बताया। और अगर सर्कल का पार्ट है तो इसका कोई सेंटर भी होगा। तो दो ही डायरेक्शन होती है बेटा कट सेट की, या तो कट सेट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, ये जो सेंटर मैंने बनाया या तो इसकी तरफ आ रहा होगा या इससे दूर जा रहा होगा, इधर टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। अब अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को देखूं तो क्या ये करंट मेरी सेंटर की तरफ नहीं जा रही, तो आप कहेंगे यस, सेंटर की तरफ जा रही है।
तो जो कट सेट की डायरेक्शन होगी वो भी इस सेंटर की तरफ जाएगी। तो द डायरेक्शन ऑफ कट सेट विल बी दिस। ठीक है, इसी तरह से अगर ये सेंटर है और मैं इस करंट को देखूं तो ये सेंटर से दूर जा रही है, ये वाली जो करंट है ये सेंटर से दूर जा रही है, तो इसके लिए जो कट सेट की डायरेक्शन होगी विल बी द डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सेंटर, अवे फ्रॉम दी सेंटर। इसके लिए देखें तो ये वाली करंट सेंटर पे जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स दी सेंटर, यानी कि यहां जो करंट जा रही है वो सेंटर की तरफ आ रही है इस तरह से, तो टुवर्ड्स दी सेंटर। तो ये मेरी कट सेट की डायरेक्शन बन गई, इसको हमने दे दिया C1, C2 एंड C3। रेस्ट जो हमारे पास लिंक्स थे उसकी डायरेक्शन ये हो ही गई। तो यही वाला डायग्राम बना दिया मैंने आपको दोबारा। अब जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि इधर आ जाएगा कट सेट VC1, VC2, VC3 और इधर की तरफ आ जाएंगी ब्रांच। अब देखिए C1 के लिए पहले हम इसको पकड़ लेते हैं, इस पे कितनी ब्रांच कट रही हैं, एक तो ट्विग और दो लिंक्स, तो ब्रांच नंबर 1, 6 और 5, तो 1, 6 और 5। अब देखिए द डायरेक्शन ऑफ ट्विग वो तो ऑलवेज सेम रहती है, तो ये तो हमेशा प्लस आएगा ही आएगा, डायरेक्शन ऑफ कट सेट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ट्विग, तो 1 के लिए तो +1 आएगा ही आएगा। लेकिन 6 के लिए देखें तो ये करंट जो है ये भी इससे दूर जा रही है, ये भी अवे फ्रॉम सेंटर है, कट सेट भी अवे फ्रॉम सेंटर है, तो ऑल डायरेक्शन आर सेम, तो 5 और 6 के लिए भी हम कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव। अब देखते हैं VC2 यानी कि ये वाला, इसके लिए देखिए डायरेक्शन कैसी है, टुवर्ड्स द सेंटर, कैसी है, टुवर्ड्स द सेंटर। ये करंट सेंटर की तरफ जा रही है, ये भी सेंटर की तरफ जा रही है, बट ये जो 4 वाली करंट है दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, तो 2 के लिए प्लस, 6 के लिए प्लस, लेकिन 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए माइनस। ठीक है, बाकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी का नहीं छू रहा है, तो बाकी सबके लिए 0। ठीक है, तो 4 के लिए माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि कट सेट तो जा रहा है सेंटर की तरफ, ये जा रही है सेंटर से दूर, तो इसके लिए 4 क्या हो जाएगा, माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ से, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में हमेशा। सिमिलरली C3 को समझिए, जब आप C3 बनाएंगे तो यहां पर भी डायरेक्शन कैसी है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ आ रहा है कट सेट, है ना, सेंटर की तरफ आ रहा है, 4 भी सेंटर पे आ रहा है, 5 भी सेंटर पे आ रहा है और 3 भी सेंटर पे आ रहा है, तो 3, 4, 5 तीनों सेंटर पे आ रहे हैं और ये भी सेंटर पे जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन आर सेम, तो 3 के लिए भी +1, 4 के लिए भी, 5 के लिए, बाकी सब 0। दिस इज द कट सेट मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई, तो ये होता है आपका कट सेट मैट्रिक्स, कैसे बनाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो हमने टाई सेट में किया था ये वाला, अगर इसी क्वेश्चन का कट सेट बनाना हो तो इसके लिए क्या बनाओगे आप, देखिए इसके लिए मैं पहले ये मैंने एक ट्री बनाया, ठीक है, ये एक ट्री बनाया और बाकी सब मेरे लिंक्स हो गए, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई, ये कट सेट बना दिए हमने 3, ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ ये पहले से दी हुई है तो यही डायरेक्शन हम मान लेते हैं, ये हो गया I3, I5, I1, ये हो जाएगा I2, I6 और I4, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसकी भी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्विक की अवे फ्रॉम द सेंटर है तो इसकी भी हो जाएगी। इसकी टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ जा रही है तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी हो गई, ये हो गई। इस करंट की डायरेक्शन ये है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी ये हो गई। तो जब इसके लिए Q बनाओगे तो Q क्या बनेगा, VC1, VC2, VC3, ठीक है। VC1 पे देखिए क्या क्या है, इधर तो जगह भी नहीं बच रही, 6 ब्रांचेस हैं, तो कैसे बनाए इसको जगह, तो हम्म, चलो ये तो बना ही गया था, इसको हम इसको लिख देते हैं कि ये B है, और इस पे हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए,
ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए VC1 ये रहा, C1 C2 एंड C3। C1 किस किस पे है, 1 2 और 3 पे, 1 2 और 3। 1 के लिए कैसा है, कट सेट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर पे जा रहा है, यानी कि 1 तो जा रहा है उल्टा, यानी कि -1। 2 कैसा है, प्लस ही होगा क्योंकि ट्विग है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और 3 की डायरेक्शन भी सेम है, ये भी अवे फ्रॉम द सेंटर है, ये भी अवे फ्रॉम द सेंटर है, +1, बाकी से तो नहीं जुड़ रहा है, तो 0 0 0। 2 के लिए देखते हैं, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज 2। 6 के लिए +1, तो 6 के लिए +1, 1 अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये डायरेक्शन अलग अलग है, 5 की डायरेक्शन भी अलग है, 1 और 5 की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि -1 -1, बाकी सब 0। ठीक है, अगर आप निकालेंगे C3 के लिए, तो C3 के लिए देखिए 4 की डायरेक्शन, 3 की डायरेक्शन और 5 सब सेंटर पे ही जा रहे हैं एज कट सेट, तो आप क्या लिख सकते हो कि इनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए तीनों हमारे पॉजिटिव है, तो 3 4 5, तो +1 +1 +1 0 0 0, ये हो जाएगा। और यहाँ जो हमने B निकाला था, B इक्वल टू हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है, और 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 1 -1 -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास Q, टाइसेट मैट्रिक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है पूरा बन के, कि आपसे कट सेट भी पूछ लेगा, टाइसेट भी पूछ लेगा, एक ही जगह पे सारी चीजें पूछ लेगा, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हालांकि ये क्वेश्चन कब पूछा जाता है, कट सेट मैट्रिक्स आपसे बनवाना है, आपको ग्राफ वो दिया हुआ है, टाइसेट कट सेट मैट्रिक्स दिया हुआ है, और कह रहा है कि इससे आप ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कट सेट जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ ट्विक्स होते हैं, और जितने नंबर ऑफ ट्विक्स होते हैं तो नोड उससे एक ज्यादा होता है, हमेशा ट्विक्स n-1 होते हैं, तो नंबर ऑफ नोड एक ज्यादा होंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कट सेट कितने 1 2 3 4, 4 ट्विक्स है तो नोड कितने हो गए 5, एक एक्स्ट्रा, तो 5 नोड जब आप बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 4, और फिर एक नोड बीच में बनाएंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहला कट सेट देखेंगे, एक कट सेट आपने बना लिया, उसकी डायरेक्शन आपने ले ली, अब एक ट्विग ले लेंगे। ट्विग के लिए अब देखिए जैसे ये कट सेट है, इसमें हमारे पास एक ब्रांच नंबर 1 है, ब्रांच नंबर 5 जुड़ रही है, 5 क्या है निगेटिव, तो ट्विग कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ट्विग क्या होगा आपका 1 1 हो जाएगा आपका ट्विग, और जो 1 की डायरेक्शन है वही कट सेट की डायरेक्शन हम बनाएंगे। दूसरा क्या है 5, 5 लिंक होगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस तो लिंक ही होगा हमेशा, तो ये -1 हमने बना दिया, ये आपका बन गया। फिर इसी तरह से 2 बनाएंगे, 2 में देखिए तीनों हमारे 1 1 है, यानी कि इसमें से कोई भी हमारा एक ट्विग हो सकता है, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या है सेम है, तो हमने 2 बनाया VC2, और इसमें 3 ब्रांच दिखाएंगे, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 5 और ब्रांच नंबर 7, तो 1 5 और सॉरी C2 1 2 5 और 7, तो 2 5 और 7 तीनों की डायरेक्शन हमने बाहर की तरफ बनाई, और कट सेट की डायरेक्शन भी हमने यही बनाई, तो कट सेट बनाया, ये बना लिया, मतलब हम सेक्शन वाइज कट सेट बना रहे हैं, फिर बाद में जाके उसको सर्किट में जोड़ देंगे। फिर 3 को देखते हैं, 3 में कितनी ब्रांचेस हैं, 3 6 और 7, तो 3 6 और 7 तीनों की डायरेक्शन सेम कर दी आउटवर्ड, और कट सेट की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, तो ये वाला कट सेट बनाया। फिर 4 बनाया, इसमें है 4 और 6, तो 4 और 6 बनाया, ये हमारा C4 बन जाएगा। फिर जोड़ना शुरू किया, कट सेट नंबर 1 बनाया यहाँ पर C1, एक ही ब्रांच बनाया, जैसे C1 बना रहे हैं तो पहले आपने क्या किया, एक ब्रांच बनाई, एक कट सेट बनाया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया ब्रांच नंबर 1, और दूसरी ब्रांच हमारी जा रही है 5, ठीक है, तो 1 और 5। अब देखो पहले हम बनाएंगे 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 और 2 में कुछ कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 1 और 2 में हम 5 को जोड़ सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 बनाऊं, ठीक है, और ये 2 बनाऊं, तो इसके बीच में जो 5 है वो हमारा कॉमन है, यानी कि आ जाएगी ब्रांच नंबर 5। इसके लिए करंट मैंने बनाई ऐसे, ठीक है, और इसके लिए भी मैं अगर ऐसे बना दूं, तो यहाँ 5 हमारा कैसा है इनकमिंग, यानी कि ये तो हो गया C1 और ये हो गया
C2। तो C2 के लिए 5 कैसा है, आउटगोइंग। तो देखो कैसा है, C2 के लिए इसी की डायरेक्शन में है, कटसेट की डायरेक्शन में है 5। देखिए जो कटसेट की डायरेक्शन है वही 5 की डायरेक्शन है। C1 में जो कटसेट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट, इसके अपोजिट हमारी 5 की डायरेक्शन है। तो ये C1 हो गया, बीच में हमने एक पॉइंट बना रखा है, ठीक है। और 1 जो है वो हम इस पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, 1 जो है वो हमने इस पे कनेक्ट कर दिया, ये हो गया 1। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें और 3 में देखो कोई कॉमन है क्या, तो हम देखेंगे कि 7 कॉमन है, 7 हमारा कॉमन है, क्योंकि जो चीज कॉमन है वो ट्विग नहीं हो सकती, ट्विग कभी भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको कट सेट एक ही बार कट करता है। तो 7 इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि 7 ट्विग नहीं होगा, 5 हो गया। तो हम अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पे 7 को कॉमन बना सकते हैं, यानी कि एक और हमने कट सेट ले लिया, ठीक है, और इसके बीच में 2 और इसके बीच में हमने एक 7 को, ये हमने 7 बना दिया, ठीक है। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और 7 की जो डायरेक्शन है यहां से हम लेंगे, और इसकी तो सेम डायरेक्शन है 7 के लिए, लेकिन यहां पर भी सेम डायरेक्शन है, तो जो डायरेक्शन इसकी है वही कट सेट की डायरेक्शन हमने ये बना दी, ठीक है। ये चीज आपका आ जाएगा। और इसके अलावा 7 हो गया 3 में, यहाँ 2 5 7 तीनों हो गए, 2 हो गया, 5 हो, 2 नहीं बनाया अभी, 2 और बनाना है, तो 2 आपका ये बन जाएगा, ये आ गया 2, ठीक है। तो इसकी भी तीनों ब्रांचेस हो गई, इसकी दोनों ब्रांच हो गई, इसकी हमने 7 बना लिया, 6 और 3 तीन और बनाना है। तो देखो 6 और 3 में कौन सा कॉमन है, 6 कॉमन है, यानी कि 3 क्या है हमारा, ट्विग है, तो 3 को हमने यहां जोड़ दिया, 3 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि ट्विग की डायरेक्शन और कट सेट की सेम होती है। तो 3 की डायरेक्शन ये हो गया, 7 हो गया, 6 बनाना है, 6 की डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि 6 मेरा ये बनेगा, तो ये आ गया 6, डायरेक्शन तीनों की सेम हो गई। अब C4 कनेक्ट होगा, तो C4 यहां कनेक्ट कर देंगे, C4 कनेक्ट करेंगे तो 6 की डायरेक्शन और ट्विग की डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये हो गई डायरेक्शन ऑफ कट सेट, ठीक है। 4 मेरा कॉमन नहीं है, तो यहां पे मेरा ये 4 आ जाएगा, बस। तो 4 बन गया और 6 बन गया, यही दो ही थे। तो इस तरह से आप इसको बनाते हो, हालांकि ये बहुत ज्यादा एक दो बार आ गया है, तो अब तो मुश्किल ही है चांसेस आने के, बट फिर भी आप एक बार देख के जाए कि कैसे हम इसको बनाते हैं, राइट। अब एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे इंपीडेंस था ना 1 और 1 का, ऐसे एडमिटेंस होता है। तो सबसे पहले आप सर्किट का जो वैल्यूज गिवन है, या तो वो एडमिटेंस में हो, नहीं तो है, तो आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे 10 ओम में है तो 1/5 ओम, 1/10 ओम, 1/6, 1/2, ये आपने बनाया। तो ब्रांच नंबर 1 आपने मान लिया इसको, 2 मान लिया इसको, 3 मान लिया इसको, 4 इसको मान लिया। तो 1 में कितना है, y11 इक्वल टू 1/5, y22 इक्वल टू 1/10, y33 इक्वल टू 1/6, y44 इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा। करंट वाली ब्रांच को हम ब्रांच नहीं मान के चलते, ठीक है, जिसमें क्योंकि ओपन हो जाती है तो उसको ब्रांच नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ भी नॉन डायगोनल तभी आएंगे जब म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, अगर नहीं है तो y11 y22, तो y भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रांच एडमिटेंस मैट्रिक्स सेम है इंपिडेंस की तरह, केवल वहां ओम्स में वैल्यू थी, यहाँ मो में है, तो यहाँ पे वैल्यू को मैंने 1 बाई करके यूज किया, तो कितना हो जाएगा 1/5, 1/10, 1/6 एंड 1/2, ये मैट्रिक्स बन जाएगा मेरा वाई बी, ठीक है। इसको कहते हैं हम ब्रांच एडमिटेंस मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आएगा एडमिटेंस मैट्रिक्स सिमिलर टू जेड, जैसे यहाँ पे बी था, जेड बी और बी का ट्रांसपोज, यहाँ बी की जगह क्यू आ जाएगा, जेड बी की जगह वाई बी, और बी के ट्रांसपोज की जगह पर क्यू ट्रांसपोज। तो इस तरह से आपका निकल के आएगा एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो वहां पे था ब्रांच इंपिडेंस मैट्रिक्स, फिर इंपिडेंस मैट्रिक्स, यहाँ है ब्रांच एडमिटेंस मैट्रिक्स एंड देन एडमिटेंस मैट्रिक्स। तरीका वही है निकालने का, वहां कट सेट चलता था, यहाँ टाइट सेट चलता है, वहां इंपिडेंस चलता है, यहाँ एडमिटेंस चलेगा, इतना ही फर्क है, बाकी फॉर्मुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ केसीएल की, केसीएल इक्वेशन भी सेम है, यहाँ जेड इंटू आई एल था, तो यहाँ जेड की जगह आ गया वाई और आई एल की जगह आ गया वीटी, क्योंकि यहाँ पर हम जब नोड वोल्टेज लगाते हैं, नोडल एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ V1 V2 V3 निकालते हैं नोड का वोल्टेज, तो यहाँ भी हम अननोन वोल्टेज हमारा क्या है, VT, V की जगह क्या आ जाएगा Q, VS की जगह IS, ZB की जगह YB और IS की जगह VS। सिमिलर इक्वेशन है और कुछ नहीं करना है,
तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ केसीएल। क्यू क्या है? टाई सेट। आई एस क्या है? सोर्स करंट मैट्रिक्स। वी एस क्या है? वोल्टेज सोर्स मैट्रिक्स। वाई बी क्या है? ब्रांच एडमिटेंस मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यही एग्जांपल है। अब आपको ये देखना है कि आईएस बनाना है। अब आईएस किस ब्रांच में कंसीडर करेंगे? तो आईएस बेटा उस ब्रांच में कंसीडर करेंगे जिसके वो पैरेलल में लगा होगा। करंट सोर्स किसी ना किसी ब्रांच के पैरेलल में होगा, उस ब्रांच के साथ में हम करंट सोर्स मानेंगे। जैसे हमने इसको माना है 1 2 3 एंड 4, तो आईएस क्या होगा? आईएस विल बी इक्वल टू ब्रांच नंबर 1 में कितना है? 5, 2 में कुछ नहीं है 0, 3 में कुछ नहीं है 0, 4 में कुछ नहीं है 0, तो ये बनेगा मेरा आई एस 5000, ये बना दिया हमने। ठीक है, वाई भी कितना आ जाएगा? 2 1 1 2, तो 2 1 1 2 डायगोनल में लगा दिया। 1 1 2 2 3 3 4 4, y11 y22 y33 y44, तो ये आ जाएगा वाई बी। तो यहां से y निकाल देंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? q इंटू वाई बी इंटू क्यू का ट्रांसपोज। q कैसे निकाला वो देख लेते हैं। इसका हमने एक पहले ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनेगा हमारे पास ये। ठीक है, और इस ग्राफ बनाने के बाद हमने बाकी को एक काम किया, हमने ग्राफ ये वाला लिया है, ये ट्री लिया है, बाकी सब हमने लिंक से लिया है, ये लिया है। ठीक है, इसको लेने के बाद एक कट सेट यहाँ बनाया, एक कट सेट यहाँ बनाया, क्योंकि दो ट्विग है तो दो ही कट सेट बनेंगे। एक यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया। सिलेक्शन ऑफ कट सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कट सेट लीजिए जहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर क्लियर दिखाई दे रहे हो ब्रांचेस। तो हमेशा या तो आप इस तरह का लें कट सेट, जो ट्री है तो इसमें इस तरह से बन जाता है। अगर आप इस तरह से ले रहे हो तो यहाँ बन जाएगा, आप इस तरह से ले रहे हो तो ऐसे बन जाएगा। इस तरह की ट्री को सेलेक्ट करें जनरली, तो आसानी रहती है। द डायरेक्शन ऑफ ट्विग्स विल बी दिस, तो कट सेट की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी और लिंक्स की डायरेक्शन आपको दी हुई है, ये हो जाएगा। तो जब हमने V1 के लिए बनाया तो 1 आपका पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, 3 और 4 से कोई लेना देना नहीं, 0 0। 2 के लिए देखते हैं, तो जो डायरेक्शन 3 की है वही डायरेक्शन 4 की है, और अपोजिट में 2 का, यानी कि 2 के लिए तो -1, 3 और 4 +1, 1 से कोई लेना देना नहीं तो 0। तो ये आ गया Q, Q को रखा, Y भी रखा, Q ट्रांसपोज तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास निकल के आ गया Y। मैट्रिक्स Y निकल जाएगा। अब मुझे IS मिल गया, Y भी मिल गया, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा और निकालेंगे। तो Y इक्वल टू ये आ गया, इसमें V है, V भी निकाल देंगे, दो नोड है, Q की वैल्यू हमने अभी निकाली है और IS रखा है। क्योंकि VS 0 है तो VS वाली टर्म यहाँ पर नहीं आएगी, जैसे पहले IS की नहीं आई थी। सॉल्व किया, 5 और 0 आया, इक्वेशन में बना लिया, ये इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप KCL की इक्वेशन को सॉल्व करते हो। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ KCL इक्वेशन यूजिंग ग्राफ थ्योरी। अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी, और ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आएगा, और सबसे आसान कॉन्सेप्ट ये है पूरी यूनिट का। इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको डायग्राम बनाना। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि हर नेटवर्क का एक डुअल एलिमेंट होता है जिसको आप उससे रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि डुअलिटी में अगर डुअल नेटवर्क बनाना है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो मैश है वो कन्वर्ट हो जाएंगी नोड में। ठीक है, नोड है तो मैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इम्पीडेंस है तो एडमिटेंस में, इंडक्टर है तो कैपेसिटर में, कैपेसिटर है तो इंडक्टर में, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स, सीरीज पैरेलल में, पैरेलल सीरीज में। यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट को ओपन सर्किट करेंगे, सीरीज को पैरेलल, रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस, इंपीडेंस को एडमिटेंस, कैपेसिटेंस को इंडक्टेंस, एंड वाइस वर्सा। अपोजिट भी करेंगे, मतलब इंडक्टर को कैपेसिटर में, कैपेसिटर को इंडक्टर में। ये होते हैं डुअल एलिमेंट, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। तो आपसे क्या कहा जाएगा, एक सर्किट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी एक्सप्लेन करो, वो तो इतना बता देना बहुत है। फिर उसके बाद आप क्या बताएंगे, चाहो तो इसको सिंबल की फॉर्म में भी बता सकते हो कि सर एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, उसको हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक शॉर्ट सर्किट था, उसको ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, एक सीरीज कनेक्शन था तो उसमें पैरेलल में आ गए। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस है तो ये जी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ इम्पीडेंस है जेड तो ये वाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ कैपेसिटर है तो ये इंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। इस
तरह से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाइस वर्सा होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, स्टेप्स मैंने पहले लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मैश, जो शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ है। उसके अंदर एक नोड आपको बना देना है, हर मैश के अंदर, हर मैश के अंदर एक नोड बनाना है। फिर एक रेफरेंस नोड लेना है, सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करने हैं बिटवीन मैसेज। अब इसको डायग्राम में समझते हैं, लिखे तो मैंने है ही। कितनी मैश है, 1 2 3 एंड 4, चारों मैश है। हर मैश के बीच में हमने एक नोड मान लिया, 1 2 3 एंड 4, ए बी सी एंड डी, चारों के बीच में एक नोड मान लिया। अब सबसे पहले जो बीच में माने हैं ना, इन नोड के बीच में देखो कुछ एलिमेंट तो नहीं है, तो ए और बी के बीच में ये 20 दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करो। बी और सी के बीच में 10 दिख रहा है, कनेक्ट करो। सी और डी के बीच में 9 दिख रहा है, कनेक्ट करो। सारे नोड आपस में कनेक्ट हो गए। एक नीचे रेफरेंस नोड बना दो बाहर की तरफ। अब जो बचे भाई, जो आपस में कनेक्ट हो गए वो तो हो गए, यानी कि ये एलिमेंट यूज हो गया, ये यूज हो गया और ये यूज हो गया। अभी भी तो एलिमेंट्स बच रहे हैं, जो बचे हैं एक एक करके इस नोड से कनेक्ट करना, 1 बाय 1, एक एक करके, एक साथ नहीं, पूरी ब्रांच नहीं। तो आपने पहले इस 10 ओम को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर इस 5 ओम को ऐसे लेके आ गए, कनेक्ट कर दिया, फिर इस वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया, फिर अब ये जिस लूप में, उसी लूप के नोड से लेके जाना है। जैसे 10 ओम इस लूप में था तो इसके नोड से लाना है, 5 ओम इस लूप में था तो इसके नोड से लेके जाना है, 10 वोल्ट इस लूप में था तो बी वाले नोड से लेके जाना है, 20 ओम ए में था तो ए वाले नोड से लेके जाना है, 40 वोल्ट ए में था तो ए से लेके जाएंगे। एक एक करके सब कनेक्ट कर दिए। अब बस इसका डुएल बना दो। आपने क्या करना है, ए बी सी और डी, ये चारों बना दिए। ए से बी के बीच में क्या था, रजिस्टर, तो यहाँ आ जाएगा इंडक्टर 1/20, सॉरी कंडक्टर। बी से सी के बीच में 10 था तो बी से सी के बीच में 1/10। सी से डी के बीच में क्या था, ए बी सी डी। सी से डी के बीच में करंट सोर्स था तो यहाँ आ जाएगा वोल्टेज सोर्स। अब देखिए ये तो कनेक्ट हो गए। अब ये कॉमन वाला ले लो, डी से रेफरेंस को कनेक्ट करना है 10 ओम, यानी कि 1/10, ठीक है, या 10 मोह लिख दो उसको, एक ही बात है, ठीक है। और फिर सी से 5 ओम, सी से 5 ओम का मतलब 5 मोह। फिर वोल्टेज सोर्स बी से रेफरेंस कनेक्ट पे, तो बी से रेफरेंस पे यानी कि करंट सोर्स, ठीक है, 10 वोल्ट का था तो 10 एम्पियर का आ जाएगा, ठीक। फिर ए से 20, तो ये आ गया 20, ठीक है। फिर ये वोल्टेज सोर्स था तो यहां से करंट सोर्स आ जाएगा। बस ये बन गया डुअल। इसी से बनाते हैं डुअल सर्किट, ये बना दिया। तो पहले क्या किया, मैश फाइंड किए, नोड बनाया। नोड बनाने के बाद सबसे पहले आपस में देख लिया कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं। अब जो बच गए उसी मैश के नोड से उसको एक एक करके कनेक्ट कर दो रेफरेंस से, और बाद में इस तरह से इसको बनाते चले जाओ, देखते चले जाओ, बनाते चले जाओ। ये होता है डुअल, और ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल। एक और क्वेश्चन देख लो अगर है तो। हाँ है, आया हुआ है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आया 7 मार्क्स में, ठीक है। सबसे पहले हमने नोड बनाया ए और बी, ए और बी बनाया, एक रेफरेंस बनाया, दो ही मैच थे तो एक मैच ये, एक मैच ये, दोनों में बनाया। सबसे पहले ए और बी के बीच में देख लिया कॉमन क्या है, 5H, ठीक है, ये कॉमन बनाया। फिर कॉमन वाले खत्म, ए और बी के बीच में और तो कुछ है नहीं। फिर बी में देखते हैं, इसमें एक कैपेसिटर एक ए है, तो पहले एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, फिर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, फिर इस वाले में देखा तो एक रेजिस्टेंस है तो ये कनेक्ट किया, फिर ये कनेक्ट किया। गलती जो होती है वो हम करते क्या है कि इस पूरी ब्रांच को उठा के कर देते हो, फिर बाद में सीरीज में लगा देते हैं, है ना। एक एक एलिमेंट को कनेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 बाय 1 एलिमेंट्स को यूज करना है। तो अब आपका कितना सिंपल बनेगा, देखो दो नोड ये रहे, एक रेफरेंस, इसके बीच में 5H है तो कैपेसिटर आ जाएगा 5F का। बी से क्या है 2F, तो ये इंडक्टर आ जाएगा 2H का। बी से क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 मोह का आ जाएगा। फिर ए से क्या है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 मोह। तो ये कितना है, वोल्टेज सोर्स है तो करंट सोर्स बन जाएगा। बस ये बन गया, खत्म, ठीक है। इस तरह से इसका डुअल बन जाएगा। आसान क्वेश्चन होता है, इजीली आप इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी ऐसे ही है, तीनों में बीच में बनाया और एक एक करके कनेक्ट किया है। पहले बीच वाले कनेक्ट करने हैं, ठीक, पहले ए से बी, बी से सी, फिर जो बचे उसको लेके जाना है।
अब जब आप देखोगे तो ये इस तरह से बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन में फंसते हैं बच्चे। चीजें वही है, पहले आपने नोड बनाए 1 2 3, 3 में से तीनों बनाए, आपस में देख लिया ए से बी के बीच में क्या है, ये कैपेसिटर, बी से सी के बीच में क्या है, ये रजिस्टर, ए से सी के बीच में क्या है, ये। ठीक है, तो ये 3 बन गए, तो आपने ए बनाया, ठीक है, पहले ये सी वाला बनाया, फिर ये ए बनाया, फिर ये बी बनाया, और ये रेफरेंस आ गया। अब देख लो, ए से बी के बीच में क्या था, कैपेसिटर था, तो इंडक्टर लगा दिया। ए से सी के बीच में क्या था, R3 था, तो R3 मोह लगा दिया। बी से सी के बीच में R4 था, तो R4 लगा दिया, यानी कि ये तीनों लग गए एलिमेंट। अब उसके बाद जो बचे सबको रेफरेंस से लगा दो, तो इसमें ये बचा तो इसलिए ले आके करा दिया, यहाँ पे ए से बचा तो इसको रेफरेंस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें गए तो हमारे पास ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है, यानी कि तीनों 1 2 और 3 1 बाय 1 एक बार में एक एलिमेंट कनेक्ट होगा, बस यही ध्यान रखना है, एक साथ पूरी ब्रांच को मत लगाना। अब आपने देख लिया, ये 3 पहले लगा दिए, उसके बाद ए से रेफरेंस के बीच में ये इंडक्टर है तो कैपेसिटर आ गया, बी से रेफरेंस के बीच में रजिस्टर है तो ये रजिस्टर आ गया, सी से रेफरेंस के बीच में R2 है तो सी से रेफरेंस के बीच में R1 आ गया, R2 आ गया, इधर R1 इधर R2, और फिर ये एक वोल्टेज सोर्स भी था तो एक करंट सोर्स भी आ गया। ये आपका डुअल बन जाएगा। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम, इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देगा, और डुअलिटी पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, हर बार आते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई इक्वेशन है, ना कोई मैट्रिक्स है, कुछ नहीं, इसको तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, तो काफी क्वेश्चन हो गए इसके आपके रेफरेंस के लिए। सो एंड करते हैं यहाँ पे वन शॉट को, यूनिट 1 का काफी लेंथी हो गया लेक्चर। ठीक है, होप है कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी। बाकी डिटेल में वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, आप और उनको अच्छे से देखिए। और ये एक क्विक रिवीजन है हमारा, आप ये ना मान के चलें कि बिल्कुल बस इतना ही पढ़ना है, आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये तो एक रिवीजन है कि कैसे कैसे किस चीज़ को करना है। तो कभी भी बेटा वन शॉट को ये ना लेके चले कि एक लेक्चर सफिशियंट होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 8-10 घंटे चाहिए, उनको भी चाहिए, लेकिन ये एक रिवीजन है, तो रिवीजन में थोड़ा सा हम जल्दी कवर करते हैं, एग्जाम्पल्स उतने नहीं कवर कर पाते जितने हमको करने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। बट ये जरूर है कि अगर आप इतना कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, तो आप और क्वेश्चंस को भी आराम से कर पाएंगे सॉल्व। फिर बता देता हूँ रिमाइंडर, बुक से अगर आप देखते हैं तो सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा, हमारा मेथड डिफरेंट है, जो ज़्यादातर बुक्स में है वो मेथड डिफरेंट है, उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, हमने थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं बताई है, इसमें अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप केवल क्वेश्चन ट्राई करिए, आराम से सॉल्व हो जाएंगे जो मेथड आपको बताया। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का वन शॉट।